नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। सैटरडे है आज और मुख्य रूप से न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो सुबह सुबह अपलोड होता है, लेकिन आज आपको मैं गाइडेंस वीडियो दे रहा हूं जो हर बार मैं पिछली बार भी किया था। मैंने 67th पेपर से भी पहले किया था, 68 से भी पहले किया था, 69 से भी पहले किया था और 70 बीपीएससी पेपर से भी पहले मैं कर रहा हूँ। क्या तो 69 बीपीएससी में जितने सब्जेक्ट के सवाल आए हैं ना, आज हम लोग हिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि पैटर्न क्या है इसका, कितने सवाल पूछे गए हैं, सोर्स क्या होना चाहिए। कंप्लीट पीटी को लेकर गाइडेंस का ये वीडियो होगा। न्यूज़पेपर डिस्कशन आपको कल संडे को मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। आज इसलिए नहीं अपलोड हो पाया क्योंकि अभी मुझे इस वीडियो के बाद निकलना है, तो इसलिए सुबह सुबह ये वीडियो मैंने डाला है ताकि आपको बेनिफिट हो। इसके अलावा साइंस का भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, करेंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, सभी के सवालों की प्रकृति को समझेंगे और ये देखेंगे कि भाई किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। क्या वाकई यूपीएससी का लेवल है जो मार्केट में हो हल्ला मचा हुआ है, या बीपीएससी का अपना लेवल है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। साथ में एग्ज़ाम को लेकर जो अफवाहें चल रही हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आने में बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी, इसलिए कई सारे लोग ये बोल रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि कभी भी एग्ज़ाम जो होता है ना, वो माइंडसेट का बहुत ज़्यादा खेल होता है। तो अगर आपने माइंडसेट बना लिया कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं है, तो तुरंत से आपका पढ़ाई जो है वो धीमा पड़ जाएगा, पढ़ाई स्लो पड़ जाएगा, क्योंकि 30 सितंबर आपके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ है। अगर उसमें आगे पीछे होता है तो जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा आप लोग फ्री फंड में घूमने फिरने लग जाएंगे, पढ़ाई पर से ध्यान हट जाएगा। इसलिए माइंडसेट बना कर रखिए कि 30 तारीख को ही आपका एग्ज़ाम है। जब तक कि बीपीएससी की तरफ से, आयोग की तरफ से कोई कुछ बता नहीं दिया जाता है, एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आता है, या तो फिर बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक। और क्या सजेस्ट करूंगा मैं आपको कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया आप मेंस का आंसर राइटिंग वगैरह कर सकते हैं, मेंस का आंसर राइटिंग वगैरह कर सकते हैं, ओके। और साथ में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आरक्षण के कारण से इस बार जितने भी बिहार में एग्ज़ाम आ रहे थे, जितने भी नोटिफिकेशन आने वाले थे, उन सब में देरी हो गई है, क्योंकि बिहार सरकार का आरक्षण को खारिज कर दिया पटना हाई कोर्ट ने। तो अब लगभग में कोई भी विभाग नोटिफिकेशन जारी ही नहीं कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट से शायद फैसले का इंतज़ार कर रही है, क्या मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा, कयासों पर मत जाइए, अफवाहों पर मत जाइए, केवल और केवल आपको फैक्ट पर ध्यान देना चाहिए। और फैक्ट क्या है कि 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, ओके। देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 69 बीपीएससी में, उनको ज़रा देखेंगे किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, उनके आंसर भी निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे, ताकि आपका ऐसे ही 4-5 वीडियो में, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो होगा, आपके सभी सब्जेक्ट के आंसर भी पता चल जाए पेपर का, और साथ में ये भी समझ में आ जाए कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि पीटी के पेपर का एनालिसिस करना। कुछ दिन पहले भी कुछ बच्चों से मिला था, मैं मिला था, सामने बैठकर मिला था, तो उसमें पता चला कि उन्होंने जब से पेपर दिया कभी पेपर खोल के देखा ही नहीं है। ये जघन्य पाप होता है, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। आपको बार बार अपने पेपर, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया, 67th दिया है, 68 दिया, 69 दिया है, तीनों को उल्टा कर देखा कीजिए कहाँ पर गलती किया है आपने। वन लाइनर में गलती किया है, स्टेटमेंट वाले में गलत किया है आपने, किस सवाल में आप ज़्यादा फंसते हैं, क्या वो सवाल फंसने लायक था भी कि नहीं, ओके। इसके अलावा दूसरा हम लोग सोर्स की बात कर लेंगे, क्योंकि कई सारे लोग अभी भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सोर्स क्या होने वाला है। तो उस सोर्स की बात करेंगे, लिमिटेड सोर्स की, जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसी की भी बात करेंगे हम लोग। दरअसल में देखिए, हिस्ट्री में जब मैंने गिना, ये पिछले साल के सारे पेपर हैं, तो टोटल में करीब में 35 क्वेश्चंस आए हुए थे हिस्ट्री में। साइंस में आए हुए थे 32 सवाल करीब में, और करंट अफेयर में भी करीब में 31 से 34 के बीच में सवाल थे। पॉलिटी के 15 के करीब में सवाल थे। तो यानी अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 105 से ज़्यादा सवाल जो हैं वो इन्हीं 3 सेक्शन से 4 सेक्शन से कंप्लीट हो जाते हैं। हिस्ट्री, करंट अफेयर, उसके अलावा आपका हो गया कौन सा, साइंस और पॉलिटी। ये वो सेक्शन है जहाँ से करीब में 100 से ज़्यादा सवाल बन जाते हैं। पॉलिटी के सवाल जो थे वो मध्यम स्तर के भी थे और कुछ कठिन स्तर के भी थे, कुछ बहुत ही आसान स्तर के थे। लेकिन अगर 15 सवाल पूछे गए, इसमें से 4 ही सवाल ऐसे थे जो कठिन थे पॉलिटी में, बाकी 11 सवाल जो थे वो मध्यम से आसान स्तर के थे, सीधा सीधा सवाल पूछा गया था। मार्केट में जो हवा चल रही है उसमें है कि भाई वन लाइनर अब ख़त्म कर दिया है, बीपीएससी ने वन लाइनर नहीं पूछता है। वन लाइनर और करंट अफेयर कराओ तो बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं कि बेवकूफ़ बना रहे हैं आप, आपको पता नहीं है। दिन भर मैं पेपर देखता रहता हूँ, मुझे नहीं पता है, आपको पता है ना। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से देखिए, समझिए इस चीज़ को। ये फोकट का वीडियो कतई नहीं होने वाला है।
आपके थॉट क्लियर होंगे एग्ज़ाम को लेकर। आप जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आपको ये पता होगा कि कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कहाँ से सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के सवाल कम हैं इसमें, मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल अधिक हैं, जैसा कि सभी एग्ज़ामों में होता है। लेकिन यूपीएससी ने इस बार क्या किया, यूपीएससी ने इस बार बड़ा ही शानदार सा खेला किया, उसने हिस्ट्री से बहुत ही कम सवाल डाले। क्या ऐसा बीपीएससी में हो सकता है? बीपीएससी में ऐसा नहीं होने की संभावना है। इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन पेपर को लेकर बीपीएससी नहीं करती है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल अगर पिछली बार अच्छे पूछे गए थे अच्छी खासी संख्या में, तो इस बार भी पूछे जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि एंशिएंट के सवाल बढ़ जाएं, मिडिवल के सवाल बढ़ जाएं, या हो सकता है इतने ही सवाल आएँ। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर रहता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहता ही है। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहता है पेपर में। अब मॉडर्न हिस्ट्री के साथ दिक्कत ये है कि हम लोग 1947 तक को ही मॉडर्न हिस्ट्री मानते हैं, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कम से कम 1961 तक के इतिहास को पढ़ना चाहिए। 1961-62 तक का, जब तक नेहरू जी का कार्यकाल है तब तक का इतिहास पढ़ा कीजिए। इकोनॉमिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री और अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो तीनों को, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इस पेपर में ही पूछा गया है। इस पेपर में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनको मैंने हटाया है क्योंकि वो पॉलिटिकल हिस्ट्री से, भारत की आज़ाद भारत की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, पार्टियों के नाम पूछे गए, उनको मैंने हटा दिया है। लेकिन अगर उसको भी मॉडर्न हिस्ट्री में जोड़ दूँ तो करीब में 40 सवाल हो जाएंगे हिस्ट्री से। ये चीज़ क्लियर हो गया। यानी कि 1947 के बाद का भी जो इतिहास है वो भी आपको पढ़ना है। 4 से 5 सवालों का वेटेज होता है वहाँ से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ज़रा सवालों को देखिए, पहला सवाल क्या पूछा गया है। इस सवाल में भी अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 1900 ईस्वी के पश्चात की जो राजनीति है, या अगर एक हम मोटा मोटी ले लें तो 1885 के पश्चात की, कांग्रेस की स्थापना के बाद का जो भारत की राजनीति है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। वन लाइनर की संख्या उतनी ही है जितना स्टेटमेंट वालों की है। क्या ऐसा है क्या? नहीं, स्टेटमेंट वाले सवाल से ज़्यादा वन लाइनर की संख्या है इसमें। वन लाइनर को देखकर आपने घबराया ना तो नहीं है, क्योंकि आपने पहले से प्रैक्टिस किया हुआ था पिछली बार 69 पेपर। आप बिल्कुल नहीं घबराए वन लाइनर को देखकर। स्टेटमेंट का कभी जीवन में प्रैक्टिस नहीं किया था आपने। 69 बीपीएससी पीटी गाइडेंस वीडियो मैंने बनाया था आपके पीटी एग्जामिनेशन से 4 महीना पहले, जाकर उस वीडियो को देखिएगा, उस पर कॉमेंट ज़रा पढ़िएगा। 69 बीपीएससी पेपर देने के बाद बच्चों ने कमेंट किया हुआ था कि मैंने इस वीडियो को एग्ज़ाम के बाद देखा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आपने ऐसा बोला था। मैंने प्रैक्टिस भी करवाए थे, एनसीईआरटी एमसीक्यू और यूपीएससी पीवाईक्यू पहले भी प्रैक्टिस करवाए हुए थे। बच्चों ने उसे देखा ही नहीं कि इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाले सवाल भी पूछे गए हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं किया था इसलिए आपको डर लगा। देखिए पहला सवाल क्या था कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ये 1942 में आया था कैबिनेट, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, उसके समय का ये सवाल है। तो इसका JNDUs है आंसर, और ये वन लाइनर है, और स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा, NCERT में मिल जाएगा, जहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पर मिल सकता है आपको, किसी भी हिस्ट्री की किताब में मिल जाएगा आपको। लेकिन ये डीप फैक्ट है, इसमें फंस सकते हैं आप, क्योंकि सभी मिशन के सभी सदस्यों के नाम याद रखने ज़रूरी नहीं समझते हैं हम लोग, नहीं याद रखते हैं। अब मैं आपसे पूछूँ कि साइमन कमीशन के कौन कौन सदस्य थे? सारे वाइट लोग थे, कोई किसी को नहीं याद होगा, लेकिन हो सकता है पूछ ले। मॉडर्न हिस्ट्री के पेपर में जब मैंने पेपर लिया है टेस्ट का, उसमें मैंने एक सवाल डाला भी था इस तरह का। अपना टेस्ट सीरीज चल रहा है गुरु, अगर जुड़ना हो तो आप बताइएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। फुल लेंथ टेस्ट जल्द ही शुरू होने वाला है। अगला सवाल देखिए क्या है। सुरक्षा बल के सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? कांग्रेस की स्थापना के बाद सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया गया था। और सेफ्टी वॉल का सिद्धांत मतलब क्या था कि पूरे देश के उबार जो है, पूरे देश में किसी भी तरह का कोई असंतोष जन्म लेगा तो कांग्रेस के द्वारा उस असंतोष को आवाज़ दे दी जाएगी और असंतोष सदा के लिए दबकर रह जाएगा। इसीलिए अंग्रेजों की साजिश है कांग्रेस को स्थापित करने की। ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। वन लाइनर सवाल है, बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है। सोर्स क्या रखेंगे प्रैक्टिस का, वो मैं अंत में बताऊंगा आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा। हिस्ट्री में 35 सवाल आते हैं। ये वीडियो कोई बकवास के लिए नहीं बनाया है मैंने, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा अगर आप क्वेश्चन के प्रकृति को समझेंगे तो। अगला सवाल देखिए क्या है, वन लाइनर है क्या। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? वन लाइनर है, सीधा सीधा ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, ग्रुप सी में भी पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाएगा। इससे पहले 10 बार पूछा जा चुका है, कितनी ही बार पूछा जा चुका है ये सवाल। कराची अधिवेशन 1931, और इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार पटेल जी ने।
अब आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था और इसमें कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए गए थे। 4-5 प्रस्ताव दे देगा स्टेटमेंट वाइज में आपको। सुनिएगा, अगली बार के लिए कैसे तैयारी करना होता है PYQ से। आपको 4-5 स्टेटमेंट देगा, कराची अधिवेशन के बारे में विचार कीजिए, कराची अधिवेशन के बारे में विचार कीजिए। 4-5 स्टेटमेंट दे देगा, ये 2-3, उसमें से चुनना होगा, सत्य कथन को चयन कीजिए। आपने तो केवल आज तक एक ही चीज़ रटा हुआ है। क्या क्या रटा हुआ है कि मूल अधिकार, और क्या क्या निकले थे उस संशोधन से, उस कांग्रेस अधिवेशन से और क्या क्या निकले थे। यही पढ़ना होता है PYQ के एनालिसिस में। एक्सप्लेनेशन जब मैं बोलता हूँ आपको पढ़िएगा PYQ करते समय, नोट्स बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा MCQ का, तो उसमें यही नोट्स बनाना होता है कि 1931 के कराची अधिवेशन और क्या क्या हुआ था। सूरत अधिवेशन क्यों खास है, गया अधिवेशन क्यों खास है भाई। गया अधिवेशन बिहार में हुआ था, कौन थे इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे। सूरत अधिवेशन क्यों खास है। तो ये होता है PYQ का एनालिसिस करना। अगली बार हो सकता है सूरत अधिवेशन सवाल बनाया जाए। UPSC के सवालों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको एक पैटर्न निकल कर आता है कि पिछले 2 साल के सवाल के ऑप्शन से अगले साल के पेपर में 4 से 5 सवाल मिनिमम रहते हैं ऑप्शन से। जैसे ऑप्शन में है गया अधिवेशन, अगली बार हो सकता है गया अधिवेशन सवाल पूछा जाए। समझिएगा इस पैटर्न को। इसलिए PYQ को जब भी करते हैं तो सभी ऑप्शन को एनालिसिस करके किया कीजिए। पॉलिटी का PYQ मैंने करवाया है, 70 BPSC MCQ प्रैक्टिस नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें देखिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या था। वन लाइनर था क्या कि स्टेटमेंट वाला था। 1857 के विद्रोह की विफलता के लिए निम्नलिखित तो कौन से कारण थे। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, तो ये तो आंख मूंद कर मानना, हाँ भाई बिल्कुल सही। कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, बिल्कुल सही, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का भाव, बिल्कुल सही, सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे इसके। ये घटना चक्र का सवाल है। अगर आप घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री 1857 का प्रैक्टिस भी कर लेंगे ना, वन लाइनर का भी, तो 3-4 वन लाइनर हैं, 3-4 वन लाइनर है जिनको मिलाकर ये स्टेटमेंट वाले सवाल बनाए गए हैं। घटना चक्र का ये MCQ है, कहीं पर किसी भी बुक में मिल जाएगा, NCERT में मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, सभी जगहों पर ये MCQ मिलता है आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है कि बिहार का वह रसोइया, ये पिछली बार ही पूछा गया था, 68-67 में भी पूछा गया था। बतख मियाँ इसके उत्तर थे, ये तो आपको पता होगा। गांधी जी को जहर देने के प्रयास किया जा रहा था तो उसको उन्होंने जान बचा ली थी। तो ये कौन थे, तो बतख मियाँ थे। इनकी चर्चा तेजस्वी यादव ने सदन में किया था। BPSC ने इन पर सवाल पूछा था 67 में सबसे पहली बार, 68 में पूछा था सबसे पहली बार, 68 BPSC में इन पर सवाल पूछा था उन्होंने। ये तो प्रीवियस ईयर से पिछले ही साल का पेपर उठाकर डाल दिया, ये तो किसी ने गलत नहीं किया होगा। अगर ये भी आपने गलत किया यानी पिछले साल का अपने पेपर तक उठाकर नहीं देखा है। अगला सवाल देखिए, 1937-38 के दौरान बिहार बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। वन लाइनर है, बिहार स्पेशल में कम से कम 50 बार पूछा गया होगा। आज तक अगर BPSC कितनी बार हुआ है, BPSC अभी तक 70 बार हो चुका है ना, 70वीं BPSC होगा तो कम से कम 40 बार पूछ चुका होगा। अब देखिएगा उल्टा कर, स्वामी सहजानंद सरस्वती से एक सवाल की गारंटी होती BPSC में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हिस्ट्री का सवाल है, क्या ये फैक्ट है क्या, बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का आपको कहानी पता होगा ना, 1900 ईस्वी के बाद क्या हुआ। पहले नरम दल गरम दल में फूट हुई, फिर दिल्ली हस्तांतरण हुआ राजनीति का, फिर उसके बाद से क्या होता है भाई, तो 1915 के आसपास, 14 के आसपास कामागाटा मारू जहाज प्रकरण होता है। उसके पश्चात 1915 में क्या, 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, फिर 1917 में चंपारण होता है, फिर खेरा और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह होता है, फिर असहयोग, फिर खिलाफत आंदोलन होता है, फिर असहयोग आंदोलन होता है, फिर चौरी चौरा कांड होता है, फिर समाजवादी पार्टी का गठन होता है। ये सीक्वेंस है, कहानी है। कहानी अगर याद होगा तो ये सवाल मजाक लगेगा आपको। इस सवाल में कोई जान ही नहीं बचती अगर कहानी जैसे पढ़ते होंगे तो हिस्ट्री को। अगर आपने डायरेक्ट उठाकर कैबिनेट मिशन पढ़ा, फिर आप जा रहे हैं 1915 का पढ़ रहे हैं, फिर आप जा 1915 में क्या क्या हुआ है, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं 1915 में, फिर आप पढ़ रहे हैं कि 1900 ईस्वी में क्या हुआ है, 1907 में क्या हुआ, 1885 में क्या हुआ। उल्टे सीधे क्रम में जब आप इतिहास को पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तब जाके इस तरह के सवाल आपको कठिन लगते हैं। तो इस सवाल में कोई जान ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, बकवास सवाल है, एकदम से बेकार सवाल है। क्या हो जाएगा, 2, 4, 1, 3 इसका उत्तर हो जाएगा। पहले सबसे पहले सूरत विभाजन, फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। 1909 में क्या हुआ था, उस 1909 में जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की हम लोग बात करते हैं,
मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जन्मदाता माना जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है। तो ये चीज़ 1909 में होता है ना। वहाँ से क्या उस 1909 से पहले भी कई सारे घटनाक्रम होती हैं। 1906 मुस्लिम लीग का गठन होता है ढाका में। मुस्लिमों को डिवाइड एंड रूल की राजनीति शुरू कर दी जाती है 1857 के पश्चात ही। सर सैयद अहमद खान जी का बैकग्राउंड आता है इसमें। पहले वो बोलते थे कि हिंदू और मुस्लिम इस देश के दो आँख हैं, बाद में उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया कि दोनों एक साथ इस देश में नहीं रह सकते हैं। फिर मुस्लिम लीग का गठन होता है। उसके बाद मुस्लिम लीग के बाद क्या होता है, तो उन्होंने मांगा कि हमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दो, तो 1909 में उनको ये दिया जाता है। उससे पहले क्या होता है, गरम दल और नरम दल में फूट हो जाती है, जिसके कारण से कांग्रेस कमज़ोर हो जाती है, सांप्रदायिक ताकतें देश से मजबूत होने लग जाती हैं। तो ये सारा कहानी है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिससे सवाल पूछा गया था। कुछ बच्चे फंस ज़रूर सकते थे, लेकिन ये सवाल जो था ये वन लाइनर से अलग अलग डेट को जोड़कर बनाया गया था। अगला सवाल भी वन लाइनर ही है कि लॉर्ड लिटन का निम्न से किससे संबंध नहीं है। 3-4 जो गवर्नर जनरल आप पढ़ते हैं, जिसमें लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है, उसके बाद से लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आता है, विलियम बेंटिक के बाद किसका नाम आता है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, इन सभी का नाम आता है। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में हुआ था? अगर आपने आंसर राइटिंग भी किया होगा हमारे साथ, तो रिपन के समय में हुआ था इल्बर्ट बिल विवाद। क्या था ये कि व्हाइट लोगों पर मुकदमा व्हाइट जज ही चला सकते हैं, कोई भारतीय जज नहीं सुना सकता है। इसी को लेकर विवाद था इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल में बोला गया था कि भारत के भी न्यायाधीश फैसला सुना सकते हैं। तो यानी कि वन लाइनर है, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। अगला है कि भाई बिहार केसरी, तो श्री कृष्ण सिंह बिहार स्पेशल का सबसे आसान सवाल। उसके पश्चात है कि चंपारण आंदोलन का जन प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान में कौन सा कदम उठाया था? चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। ये सब सवाल गलत नहीं किया होगा आपने। अगर ये भी आपने गलत किया होगा तो आप पैनिक में गलत करके आए होंगे, नहीं तो ये सब सवाल बहुत ही आसान सवाल है। अभी तक में कौन सा सवाल आपको कठिन लगा है, आप ज़रा मुझे बताइएगा। बच्चे कमेंट करेंगे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर सारे कठिन लगते हैं, सारे आसान लगते हैं। ये तो एग्जामिनेशन हॉल में भी आसान लगना चाहिए था आपको, क्योंकि इस सवाल के 3 ऑप्शन बकवास हैं। चंपारण को स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल बनाया गया, सख्त कर्फ्यू और मार्शल लगा दिया गया। आपको लगता है कि इस तरह के कुछ पढ़ा है कभी जीवन में आपने? तो ये सवाल तो आसान था। अगला देखिए सवाल क्या है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ये पूछा है आपसे। मगध साम्राज्य का सबसे पुराना राजधानी कौन सा था? तो राजगृह था। बात खत्म ना, बात खत्म। राजगृह ही तो सबसे पुराना था। शुरू से अभी तक में एक प्राचीन भारत का सवाल मिला हमें। पहला सवाल था प्राचीन भारत का। अगला सवाल जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में है। लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा अधिनियम। लॉर्ड लिटन से जुड़ा हुआ 2 सवाल पूछा गया। यानी कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो गवर्नर जनरल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको। गवर्नर जनरल याद मत कीजिए, कहानी जैसे पढ़िए उस। और इसका उत्तर क्या हो जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में तीनों के तीनों कथन सही दिए हुए थे। इसको गैगिंग एक्ट यानी कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम। लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त कर दिया, लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था। और कौन कौन से कानून लाए गए थे लॉर्ड लिटन के समय में? उसके समय में कानून लाया गया था एक कि हथियार नहीं रख सकते हैं। उसके अलावा ये तो हो गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगला सवाल देखिए क्या है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में से कौन सा कथन सही है? इसमें थोड़ा सा आप लोग फंस सकते थे। मॉडर्न हिस्ट्री का एक जो सबसे कठिन सवाल था वो है 88 नंबर सवाल। ये सेट बी है, बीपीएससी सेट बी है। इसका 88 नंबर सवाल है, जिसमें फंस सकते थे क्योंकि लॉर्ड मेयो कम लोग पढ़ते हैं। लिटन, रिपन, कैनिंग, कर्जन, ये सब तो आप लोग पढ़ते हैं। माउंटबेटन को पढ़ लेते हैं, मिंटो को पढ़ लेते हैं, लेकिन लॉर्ड मेयो के बारे में कम पढ़ा जाता है। इस सवाल में निस्संदेह फंसा जा सकता था। ये था सबसे कठिन सवाल मॉडर्न हिस्ट्री में से। ठीक है, देखिए 88 का उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाता 1, 3, 4 इसका सही था। 1, 3, 4 स्टेटमेंट क्या क्या है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। 1, 3, 4 इसमें कथन सही था। दूसरा इसमें गलत था, दूसरा इसमें गलत था, दूसरा इसमें गलत था। ओके, लेकिन इस सवाल में एक खासियत ये थी कि एलिमिनेट हो रहा था। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को हटा देते तो 3 आपका ऑप्शन जो है यहाँ से हट जाता और आपका आंसर निकल कर आ रहा था। एलिमिनेशन इसमें बीपीएससी ने दिया हुआ था। एलिमिनेशन का भरपूर स्कोप था। क्या इस बार भी होगा? नहीं भी हो सकता एलिमिनेशन। हो सकता है यूपीएससी ऐसा सरप्राइज कर दे, किसी सवाल में एलिमिनेशन के ऑप्शन ही ना दे ऊपर में से केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, 3 स्टेटमेंट सही, केवल 4 के 4 सही हैं, सभी गलत हैं। इस प्रकार से दे सकता है आपको ऑप्शन। तो उसके लिए भी माइंडसेट बनाकर जाइएगा, कुछ भी हो सकता है।
अगला सवाल है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का, प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई? कामंदक की नीतिसार होती है कामंदक की। फुतुहात आलमगीरी ये आपका हो गया किसका? तो मिडेवल हिस्ट्री का पहला सवाल अभी तक में आपको देखने को मिला है। मिडेवल हिस्ट्री का पहला सवाल था ये फुतुहात आलमगीरी। तो इसके बारे में पूछा गया था, ये किसका है? ईश्वर दास नागर के बारे में है। और ये घटना चक्र में अगर आप मिडेवल हिस्ट्री के सवालों को करेंगे ना, मुगल काल के इतिहास, मुगल काल के साहित्य एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैंने करवाया था। 69 के पेपर से 2 दिन पहले का मेरा वीडियो है, टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने पोस्ट किया हुआ है कि कल ही मैंने करवाया था। आज आपसे सवाल पूछा गया है। ईश्वर दास नागर हैं जिन्होंने फुतुहात आलमगीरी लिखा था और ये औरंगजेब के पीरियड के समय लिखा गया था। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो औरंगजेब के पीरियड के दौरान लिखा गया था। ईश्वर दास नागर का है फुतुहात आलमगीरी। घटना चक्र से अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है मिडेवल हिस्ट्री का, तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने, अगला ये सवाल हो गया प्राचीन भारत से, गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ये सवाल हर साल ही पूछा जाता है बीपीएससी में, हर दूसरे साल तीसरे साल पूछा गया, हर दूसरे तीसरे साल पूछा गया है। 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। अगला है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार। ये भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल हो गया। एंशिएंट हिस्ट्री से चौथा सवाल हो गया, बौद्ध धर्म से संबंधित है स्तूप, चैत्य और विहार। अब ये तो गलत नहीं होना चाहिए था ना गुरु, स्तूप कहाँ पर होते? बौद्ध धर्म में ही तो स्तूप बनाए जाते हैं। इतने सारे आपने पढ़े हैं कि सम्राट अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवाए थे, तो ये तो इसी में बनवाया जाता है, बौद्ध धर्म में ही। चैत्य क्या होता है? पूजा स्थल होता है। विहार क्या होता है? निवास स्थल होता है। और स्तूप क्या होता है? तो भगवान बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं, ये है ना। विहार होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, इसी के नाम पर बिहार का नाम बिहार पड़ गया, है ना। अगला है सुजनी कढ़ाई। ये यूपीएससी 2018 का सवाल है। यूपीएससी 2018 का ये सवाल है 94 नंबर। सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई होती है जो मिथिलांचल के क्षेत्रों में होती है, जो कपड़े होते हैं ना उस पर धागों से कढ़ाई की जाती, कलाकृति की जाती है। ये यूपीएससी 2018 का सवाल है। कला और संस्कृति सवाल पूछा गया था यूपीएससी में 2018 में कि सुजनी कढ़ाई निम्न से कहाँ से संबंधित है? तो उसके सामने था तमिलनाडु, जबकि वो गलत था। सुजनी कढ़ाई बिहार से संबंधित है। यूपीएससी 2018 के पेपर में आपको मिल जाएगा, एक बार उल्टा कर देखिएगा प्लीज़, आपको मिल जाएगा। यूपीएससी पीवाईक्यू अगर करके जाते तो ये सवाल आप आसानी से हल कर सकते थे। बिहार विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में सवाल पूछा गया है। पूछा है गलत कौन सा है? गलत कौन सा है? इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल की गोपाल के द्वारा किया गया था, है ना। कंफ्यूज हो गए होंगे आपने। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है? नहीं, ये कहाँ पर है? तो भागलपुर में। यानी कि पहला तो गारंटेड होगा, पहला तो गारंटेड इसका होगा ही होगा। इसका स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम के द्वारा किया गया था। गोपाल ने नहीं, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। यानी कि पहला दूसरा तो गारंटेड गलत है, यानी कि ये ऑप्शन तो हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ पर फला फूला, बिल्कुल सही है, ये वज्रयान का ही था। मुख्य रूप से वज्रयान जो महायान संप्रदाय का ही विस्तार है, महायान का विस्तार है वज्रयान, उसमें यहाँ पर पढ़ाई लिखाई उसकी खूब सारी की जाती थी। इसलिए वज्रयान तो गारंटेड ही सही है, यानी कि ये गलत हो ही नहीं सकता है। ये गलत अगर नहीं होगा तो ये ऑप्शन काट दीजिए और ये ही ऑप्शन आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चौथा अगर आपको नहीं पता होगा तो भी आप उत्तर निकाल सकते थे, आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि तीसरा गारंटेड सही है, पहला दूसरा गारंटेड गलत है और हमसे गलत पूछा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है, आंसर ए हो जाएगा। ये मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री में जो नए बच्चे हैं जिन्होंने केवल बीपीएससी की पढ़ाई की है, निसंदेह उनके लिए कठिन था ये, इसमें कोई संदेह नहीं है। वज्रयान संप्रदाय की पढ़ाई होती थी कहाँ पर? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। ये मैंने अपने टेस्ट सीरीज के दौरान बताया था, लेकिन अगर आपको बुक में नहीं मिला होगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल में इस चीज़ को पढ़ते हैं हम। ओके, अगला सवाल है कि बाबर का आगमन के कारण, ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर का सवाल है, यूपीएससी हिस्ट्री का पीवाईक्यू का सवाल है। यूपीएससी पीवाईक्यू में मिल जाएगा, मैं आपको करवाऊंगा ना भी यूपीएससी पीवाईक्यू। पॉलिटी अपना ख़त्म होने वाला है, एक वीडियो बचा है बस, उसके पश्चात हम लोग हिस्ट्री शुरू कर लेंगे। 3 और 4 इसमें सही हो जाएगा। पूछा है कौन सा कथन सही है? प्रदेश में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। बाकी मेहराव जो है, मेहराव पहला हमें बलवन के मकबरे में हमें पहला मेहराव मिलता है, मतलब कि ये आपका दिल्ली सल्तनत में ही मिल जाता है। और बारूद का आगमन भी बहुत पहले हो चुका था। तो यानी सही कथन 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर पहला दूसरा गलत दिया हुआ है। यूपीएससी पीवाईक्यू था ये, और ये कठिन सवाल था। अगर आपने नहीं किया है तो ये आपको कठिन लगेगा। अगर आपने केवल बीपीएससी प्रैक्टिस किया हुआ है तो मिडेवल हिस्ट्री से कठिन सवाल है ये।
आपने एक चीज़ देखा, मॉडर्न में एक ही कठिन था, लेकिन मिडेवल और एंशियंट में आपको कठिन सवालों की संख्या ज़्यादा दिख रही है। अगला है, निम्न से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का के लिए यूज़ किया? सूरत बंदरगाह। एनसीईआरटी फैक्ट है, घटना चक्र 10 बार पूछा है। अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य 10 बार पूछा जा चुका है। बोधिसत्व पद्म पानी अजंता में है, 10 बार पूछा है, घटना चक्र मिल जाएगा। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। फाहियान किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? तो ह्वेनसांग आया था। हौ से हर्षवर्धन, हौ से ह्वेनसांग। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो ये पहला तो गलत ही हो गया भाई, पहला तो गलत ही हो गया। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध यात्री जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय काल में किया? नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में फाहियान आया था और हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आया था। तो दोनों गलत हो जाएंगे, इसका उत्तर डी हो जाएगा। यहाँ पर मैच करना है ये गुप्त काल के गुप्त पीरियड और मौर्य पीरियड। सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है। अलग अलग ये विद्वान है और इनके मैच करना है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 हो जाएगा। ए का 2 यानी कि चरक कौन थे? चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त कौन थे? तो गणितज्ञ थे ये। वाराह मिहिर ज्योतिष थे और विशाखदत्त नाटककार थे। विशाखदत्त ने कौन कौन से नाटक लिखा है? तो विशाखदत्त का नाटक, तो विशाखदत्त की खासियत क्या है कि उसने 2 बड़े प्राचीन भारत के साम्राज्य, मौर्यों पर कौन सा लिखा? तो मुद्रा राक्षस, और गुप्तों पर देवी चंद्रगुप्त, इसकी रचना की है। ओके, विशाखदत्त के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। ओके, अगला सवाल जो था, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? 10 बार पूछा जा चुका है बलबन के बारे में। ये सवाल कठिन था और ये एनसीईआरटी के अलावा कहीं पर भी पृथ्वी पर नहीं मिलेगा आपको। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ये 11th की एंशियंट हिस्ट्री की, 11th की जो मेडिवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी है सतीश चंद्रा की, उसमें आपको मिलेगा। ये भक्ति काल उसमें है एक चैप्टर करके, वहीं पर केवल आपको ये मिल सकता है और कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। या तो 7 या 8 की एनसीईआरटी है जिसमें है ईश्वर के साथ अनुनय विनय करके एक चैप्टर है। नई वाली एनसीईआरटी में, मैं नए का बता रहा हूँ, ओल्ड वाली 11th की एनसीईआरटी में, नई वाली में 6, 7 या 8 में है कहीं पर मेडिवल हिस्ट्री, ईश्वर के साथ अनुनय विनय, उस चैप्टर में आपको ये मिलता है। वुड के 1854 डिस्पैच, ये मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडरेट लेवल का सवाल था। इसका उत्तर हो जाएगा दोनों को दोनों सही है। इस महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन पर जोर दिया गया था और उच्च शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी। प्राइमरी में बोला गया था कि अपने मदर टंग में बच्चों को शिक्षा करना चाहिए। सेकेंडरी लेवल पर मदर टंग और साथ साथ में इंग्लिश, यानी कि दोनों। और हायर एजुकेशन केवल इंग्लिश में होना चाहिए, जैसा अपने देश में आज भी होता है कई सारे जगहों पर। मैथिली भाषा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। कर्नाट राजवंश के समय विकास हुआ था इसका, यानी कि ओवरऑल 35 सवाल पूछे गए थे। जिस तरह से मैक्सिमम सवाल जो थे मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल थे, उसके अलावा एंशियंट हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा गया था। मध्यकाल से सवालों की संख्या कम थी, लेकिन सभी के सभी सवाल कठिन थे मध्यकाल के। मध्यकाल के सवाल आसान, अष्टप्रधान वाला एक बोल सकते हैं, लेकिन वो भी उत्तर मध्यकाल में आ जाता है। आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग में शुरुआत हो जाती है उसके कुछ समय के बाद से, तो वहाँ से आप मान सकते हैं। नहीं तो छत्रपति शिवाजी के समय से मान सकते हैं। नहीं तो मध्यकाल से जो सवाल पूछे गए थे वो कठिन सवाल थे गुरु। एक नौरोज वाला छोड़ दो तो एंशियंट हिस्ट्री में भी सवाल आसान नहीं थे, मॉडरेट लेवल के सवाल थे। सोर्स क्या रखा जाए, अब उस चीज़ पर बात कर लेते हैं हम लोग। इतना देर का मर्म, सवाल के आंसर मैंने इसलिए बताए हैं ताकि आपका तैयार हो जाए। देखिए 35 सवाल है, इसमें से एग्ज़ाम में कोशिश कीजिएगा कि 30+ सही करके आएँ। अगर आपको पीटी में सिलेक्शन चाहिए तो ध्यान से पढ़िएगा एग्ज़ाम में, बिना घबराए हुए। तो आप इतना पढ़ चुके हैं कि आसानी से इसको हल कर सकें। 30+ इसमें से कोशिश कीजिएगा सही करें। साइंस में हमेशा कोशिश कीजिएगा कि 15 के करीब में सही करें। पॉलिटी में कोशिश कीजिएगा अगर 15 सवाल पूछा गया तो 12+ में सही करें, उसमें कम ना सही। कि पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट और साइंस, ये वो हिस्सा है जो आपको बहुत ऊपर उठाएगा। उसमें सपोर्ट कौन सा करेगा? तो वह आपका बिहार स्पेशल सपोर्ट करेगा और आपको सपोर्ट करेगा ज्योग्राफी। तो जिनका जो मजबूत है, जैसे कई सारे बच्चों का पॉलिटी कमज़ोर होता है तो ज्योग्राफी मजबूत होता है, तो ज्योग्राफी को मेन फोकस कीजिएगा, पॉलिटी को सपोर्ट में ले आइएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके कोर सेक्टर में आपको सही करना है। जैसे ही पेपर हाथ में आता है तो घबरा जाते पहला सवाल देखकर, नहीं, पेपर खोलिए, अपने उस सेक्टर पर जाइए जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मजबूती मिलती है। जैसे हिस्ट्री आपका मजबूत है तो सबसे पहले हिस्ट्री के सवालों को ढूंढिए और लगा डालिए। फिर देखिए आपका पॉलिटी आता है, पॉलिटी के सवालों को लगा दीजिए। फिर देखिए करंट आता है तो करंट के सवालों को लगा दीजिए। सेट अलग अलग होने के कारण भी कई सारे बच्चे पीटी में फेल हो जाते। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि पहले पेज पर कौन सा सवाल आया, वो अगर उसके कठिन सवाल आया तो घबरा जाते हैं, आधी ये लड़ाई तो वहीं पर हार जाते हैं। हिस्ट्री के लिए कम ही सोर्स रखिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ओनली स्पेक्ट्रम,
अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है। बुक की मैं बात कर रहा हूँ। मिडिवल हिस्ट्री के लिए 11th की एनसीईआरटी ओल्ड ओनली, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 11th की ओल्ड एनसीईआरटी ओनली। इसके अलावा कोई बुक मत पढ़िए, कुछ भी मत पढ़िए, ना एस.के. पांडे ये वो सो कुछ भी मत पढ़िए। अगर आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो कम से कम मौर्य गुप्त प्रशासन जरूर पढ़ लीजिएगा। मौर्य काल, गुप्त काल, प्रशासन, साहित्य, कल्चर, उस समय का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, बस ये 2 चैप्टर भी अगर आपने पढ़ लिया तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री का ये बता रहा हूँ मैं कि क्या क्या पढ़ लीजिएगा। एक हड़प्पा और एक वैदिक पीरियड, मौर्य और गुप्त, अगर इतना भी अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा और उसको डिटेल में पढ़िएगा। मध्यकाल में मुग़ल और दिल्ली सल्तनत के सामाजिक आर्थिक जो हैं और प्रशासन जो है, सामाजिक आर्थिक परिदृश्य और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और साहित्य, सामाजिक आर्थिक में साहित्य वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ये 2 भाग को केवल कंप्लीट कर लेना है आपको। मैक्सिमम सवाल वहीं से आते हैं। सोर्स क्या रखें, किताब का सोर्स बता दिया। प्रैक्टिस का, हिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस में प्राइमरी सोर्स रखिएगा किसको, तो वो है आपका घटना चक्र और एनसीईआरटी एमसीक्यू। इसको प्राइमरी सोर्स में रखिएगा प्रैक्टिस करने के। घटना चक्र में आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर सारा कुछ मिल जाएगा और यूपीएससी पीवाईक्यू भी लगा लीजिएगा। बस यही 2 सोर्स रखना है कि घटना चक्र से जी जान लगा कर प्रैक्टिस करना है। वन लाइनर रहते हैं घटना चक्र, मैं जानता हूँ, आपसे ज़्यादा जानता हूँ मैं इन चीज़ों को। 24 घंटे पेपर ही करता रहता हूँ, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जो रहता है ना गुरु, वहीं से सवाल बनाए जाते हैं। तो इस माइंडसेट को छोड़िए कि स्टेटमेंट वाले सवाल ज़्यादा कठिन होते हैं, स्टेटमेंट वाले सवाल ज़्यादा आसान होते हैं। प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र, एनसीईआरटी एमसीक्यू और जो टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं और यूपीएससी पीवाईक्यू, इतना मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। आप कितना उसमें से कर ले जाते ये मायने रखता है। ठीक है, तो किताब बता दिया मैंने, सवाल किस प्रकार के पूछे, सवाल का उत्तर बता दिया है मैंने, सब कुछ मैंने करवा दिया है। आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हिस्ट्री में जी जान लगाइएगा, इसलिए क्योंकि स्कोरिंग होता है, बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं। घबराएंगे नहीं तो 35 में से 35 स्कोर कर सकते हैं। 2-4 सवाल कठिन रहते ही हैं पेपर में। वो सिविल सर्विसेज की इज्जत रखनी होती है उनको, इसलिए कठिन डालेंगे ही डालेंगे। घबराएंगे वो को डराएंगे यार वो एग्ज़ाम में, अब घबराएंगे आप तो आपका हो गया सत्यानाश। कठिन सवाल तो डालेंगे ना, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, एसडीएम ऐसे ही थोड़ी ना बना देगा। तो कठिन सवाल रहते लेकिन आसान ढूंढिएगा, उसको अटैम्प्ट कीजिएगा और उसको हल कर दीजिएगा। जिनका भी 20 सेट आया होगा ना 69 बीपीएससी में, यकीन मानिए उनमें से अधिकांश का पीटी निकला होगा, क्योंकि पहला सवाल से ही बिल्कुल आसान सा मिल रहा था उनको, जिनका 20 सेट आया होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखिएगा। ये हिस्ट्री का था, इसी प्रकार से हम लोग साइंस का भी एनालिसिस करेंगे, इकोनॉमिक्स का भी करेंगे, करंट अफेयर का भी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।